हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि मैम 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लाइए। तो उनकी डिमांड पर आज का जो मॉक टेस्ट है वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का होने वाला है, जिसे हम पूरी एनर्जी के साथ सॉल्व करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट को शुरू करने से पहले फिर से मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना है? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन है जिन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो नहीं की है। ऑप्शन है आपका बीजी तिलक, बदरुनी तैयब जी, जीके गोखले या सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। और अन्य जो ये तीन है, इन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की है। बदरुन तैयब जी ने 1887 में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। और जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में जो हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का बनारस में, उसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 और 1939 में जो दो अधिवेशन हुए थे आपके, कहाँ पे? एक हुआ था आपका हरिपुरा में और एक हुआ था आपका त्रिपुरी में। इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, कभी भी उसके अध्यक्ष नहीं बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, शारदा एक्ट का संबंध है। आपसे पूछा जा रहा है शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो आपकी ऑप्शन है बाल विवाह निषेध से, अंतरजातीय विवाह निषेध से, विधवा पुनर्विवाह निषेध से या जनजातीय विवाह निषेध से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह निषेध से, ठीक है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह निषेध से संबंध है। और इसकी जो संस्थापक हैं वो समाज सुधारक हरविलास शारदा हैं। कौन है संस्थापक? हरविलास शारदा, जो कि एक समाज सुधारक थे, ठीक है। उन्होंने 28 सितंबर 1929 में शारदा एक्ट बनाया था। और इस एक्ट के अनुसार 14 वर्ष लड़की की आयु और 18 वर्ष लड़के की आयु शादी के लिए रखी गई थी, ठीक है। 14 वर्ष से लड़की की आयु कम और 18 वर्ष से कम लड़के की आयु के जो शादीशुदा थे वो बाल विवाह माना जाता था। और उसी के निषेध के लिए ये एक्ट शारदा एक्ट चलाया गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है बाल विवाह निषेध के लिए शारदा एक्ट को चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था। ऑप्शन है आपके जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में या अगस्त 1946 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? जुलाई 1947, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सी पुस्तक है? लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो पुस्तक है ये गुरुमुख निहाल सिंह जी की है। किसकी पुस्तक है? गुरुमुख निहाल सिंह जी की पुस्तक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। आपसे पूछा जा रहा है, एक आंदोलन है लाल कुर्ती, उसके नेता कौन थे। ऑप्शन है आपके मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना या इकबाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, ठीक है, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे, ठीक है। सीमांत गांधी, अगर आपसे पूछा जाए सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो ये लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक थे। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन की स्थापना की थी, जिससे लाल कुर्ती आंदोलन का अन्य नाम था खुदाई खिदमतगार।
ठीक है। ये लाल कुर्ती आंदोलन का अन्य नाम था, खुदाई खिदमतगार, और इसे 1930 में, कब, 1930 में शुरुआत की गई थी इस आंदोलन की। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करना था। ठीक है। और इसे किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपका वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड अमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपको नजर आ रहा है। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 ईस्वी में इसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था। ठीक है। कब? बंगाल का गवर्नर 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा गया था इसे। ठीक है। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके द्वारा 1757 में इसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा गया था। इसीलिए भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? ऑप्शन है आपकी राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश भी पूछी जाती है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो सत्यार्थ प्रकाश आपकी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और इन्होंने व्यक्तिगत उत्थान के बजाय सामूहिक उत्थान पर अधिक बल दिया। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्यक्तिगत उत्थान के बजाय सामूहिक उत्थान पर अधिक बल दिया है, इसीलिए इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। ठीक है। किसे? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षक आपसे पूछा जा रहा है, कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं आपके, और ये अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपका लघु एवं बृहद दोनों उद्योगों की विद्यमानता, या निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, या प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र जहां पाए जाते हैं वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि किस किस देश में, कमेंट करिएगा कि किस किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो किन किन देशों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ऑप्शन है कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन या शेयर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक मनी के रूप में क्रेडिट कार्ड को माना जाता है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे अपना हम। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो आपके ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन, जेम्स वॉट, विलियम हार्वे या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाप के इंजन का आविष्कार ऑप्शन नंबर बी जेम्स वॉट ने किया है। किसने किया है? जेम्स वॉट ने किया है। कब किया है? 1765 में ब्रिटेन में। ठीक है। कब किया? 1765 ब्रिटेन में जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से सही युग्म आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए जो आपको नजर आ रहा है ये आपका राइट आ जाएगा। खजुराहो जो है उसका निर्माण चंदेल वंश के लोगों ने करवाया था। ठीक है। खजुराहो
का निर्माण चंदेल वंश के लोगों द्वारा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर है। और जो अन्य ये 3 है, एलोरा गुफाएं, महाबलीपुरम, मीनाक्षी मंदिर, ये आपका तीनों गलत है, क्योंकि एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने कराया। किसने? राष्ट्रकूट वंश के शासक ने कराया है। और महाबलीपुरम पल्लव वंश, महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसका निर्माण पल्लव वंश, और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्या वंश के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपना हम। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि मुगलों एवं मेवाड़ के मध्य जो चित्तौड़ की संधि हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में उस संधि को किया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में चित्तौड़ की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है आपकी झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या सिंधु नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। ठीक है, बगलिहार परियोजना आपकी चिनाब नदी पे बनी है। किस नदी पे? चिनाब नदी पे आपकी बगलिहार परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, WTO का मुख्यालय स्थित है। आपसे पूछ रहा है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो कि है विश्व व्यापार संगठन। WTO या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपको नजर आ रहा है, और इसका राइट आंसर भी विटामिन सी है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी बहुतायत मात्रा में संतरे में पाया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि संतरे में बहुतायत मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है वो संतरे में बहुत अधिक पाया जाता है, और स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपको नजर आ रहा है कि सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है सोयाबीन में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कितना? 42% प्रोटीन कम से कम सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह द्वारा लिखी गई है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये उन्हें जब कैंसर हो गया था तो उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव किया है ये सब उसमें इस पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अबू धाबी की राजधानी है। आपसे पूछा जा रहा है अबू धाबी की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब अमीरात। अबू धाबी की जो राजधानी है वो यूनाइटेड अरब अमीरात है, और मुद्रा है आपकी दिरहम। क्या है? दिरहम आपकी मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? आपसे पूछा जा रहा है नेम सेक जो पुस्तक आपको दिया जा रहा है नाम, इसके रचयिता आपसे पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन है विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिड़ी, किरण देसाई, शोभा डे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, किसकी पुस्तक है? नेम सेक, झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी पास्कल इकाई है। आपसे पूछा जा रहा है कि पास्कल किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब। दाब, पास्कल, दाब की एसआई मात्रा क्या इकाई होती है? पास्कल। दाब को हम दबाव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दाब या दबाव की पास्कल इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, जापान के याकोहामा में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किसके संदर्भ में किया गया है? आपसे ये पूछा गया है कि जापान का जो याकोहामा में सम्मेलन हुआ था वो किसके संदर्भ में आयोजित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपको नजर आ रहा है। ये सम्मेलन प्राकृतिक आपदा को नियंत्रण करने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनके नियंत्रण हेतु इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे हुआ था? जापान के याकोहामा शहर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्न में कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है वो जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, और कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी जी हैं, 24वें। ठीक है, और प्रथम जो है वो आपके ऋषभदेव हैं, और 23वें आपके पार्श्वनाथ हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25 है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ आपका क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में किसकी मात्रा को कम करना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य रहा है। इसका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, और ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है नेलिम्बो न्यूसिफेरा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है नेलिम्बो न्यूसिफेरा, यानी कि कमल। ठीक है, अब आप मुझे भारत के राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम कमेंट कीजिएगा। जिसे इससे पता हो बताइएगा राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर आपके जो, तो इसका राइट आंसर है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी 2023 की थीम आपको बता दें, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में थीम भी पूछ लिया जाए कि विश्व जल दिवस की थीम क्या है। तो इसकी थी परिवर्तन में तेजी, परिवर्तन में तेजी विश्व जल दिवस 2023 की थीम थी, यानी एक्सेलरेटिंग चेंज, एक्सेलरेटिंग चेंज यानी परिवर्तन में तेजी 2023 की विश्व जल दिवस की थीम रखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि राष्ट्रभाषा प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक किसने जारी की है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या रविशंकर प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये जो है राष्ट्रभाषा प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक जारी की गई है। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। कब इसे लॉन्च किया गया था? तो 19 फरवरी 2021 में। कब? 19 फरवरी 2021 में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। और इस पुस्तक में सीआरपीएफ का गौरवशाली इतिहास का वर्णन है। क्या है इस पुस्तक में? सीआरपीएफ जो है उसका गौरवशाली इतिहास का वर्णन है, उनकी यात्राओं, उनकी चुनौतियों, उनकी सफलताओं का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से आपका वाडा का संबंध है। आपसे पूछा जा रहा है वाडा, WADA, इसका संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोप टेस्टिंग से। जो डोपिंग जो खिलाड़ियों लोग करते हैं उससे संबंधित है वाडा का। तो इस वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ये है इसका, इसे कब मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 10 नवंबर 1999 को स्विट्जरलैंड के लूसेन शहर में। कहा? स्विट्जरलैंड के लूसेन शहर में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? डोपिंग टेस्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका निम्नलिखित देशों में किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड को। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, और फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक में नंबर 1 है। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड का जो रैंक है वो नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर को हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और इसकी 2023 की थीम थी जो रखी गई है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। क्या रखी गई है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ये थीम रखी गई है लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 की, जो कि हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, 15 सितंबर को मनाया गया है। इसकी थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कि हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? ऑप्शन है अजय बग्गा, रजनीश कुमार, दलजीत कौर या हरदीप सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजनीश कुमार जो है
ये इन्हें हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। किसे? रजनीश कुमार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे अपना हम कि G20 सतत वित्त कार्य समूह की चौथी बैठक कहां पर की गई थी? तो आपका राइट आंसर है G20 सतत वित्त कार्य समूह की चौथी बैठक आपकी वाराणसी शहर में की गई थी। कहां की गई थी? वाराणसी। आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी जल्दी हम सॉल्व करेंगे कि 17 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ हुआ। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है ये योजना। और इस योजना में जो आर्थिक रूप से कमजोर जो लाडली बहनें हैं उनके आवास के लिए इसमें प्रावधान है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को 17 सितंबर 2023 शुभारंभ किया है। ठीक है, 17 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। किसका? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NTR जूनियर जो है उन्हें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और किस लिए, किस मूवी के लिए मिला है? तो RRR के लिए। ठीक है, RRR के लिए जो मूवी आई थी उन्हें NTR जूनियर को मिला है अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, किस अमेरिका खिलाड़ी ने US ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब जीत इतिहास रचा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको जो नजर आ रहा है कोको गॉफ, जो कि सिर्फ 19 साल की हैं, इन्होंने US ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, कौन? कोको गॉफ। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो आपका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। किसे सौंपी है? अब जो नया G20 की जो होगी वो ब्राजील में होगी 2024 में, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंपी है। ठीक है, किसे सौंपी है? ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे लूला डी सिल्वा, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता सौंपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, हाल ही में खबरों में चर्चित उमियाम झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। कहाँ स्थित है? मेघालय में है उमियाम झील। ये एक कृत्रिम झील है और ये हाल ही में चर्चित थी। तो कहाँ पे स्थित है वो? आपकी मेघालय में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, कौन भारतीय खिलाड़ी टाटा स्टील इंडिया रैपिड और ब्लिट्ज इंटरनेशनल शतरंज में उप विजेता रही हैं? भारतीय खिलाड़ी आपसे पूछ रहा है कि कौन थी जो टाटा स्टील इंडिया रैपिड और ब्लिट्ज इंटरनेशनल शतरंज में उप विजेता रही हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी जो है वो उप विजेता रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट बल्लेबाज जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्विंटन डिकॉक। दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज और विकेट कीपर जो हैं क्विंटन डिकॉक, इन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, किसने? क्विंटन डिकॉक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण केंद्र कहाँ है? वाराणसी, पावापुरी, श्रावस्ती या कौशाम्बी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावापुरी में महापरिनिर्वाण केंद्र है महावीर स्वामी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, उत्तर प्रदेश में लवकुश बैराज कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में स्थित है आपका लवकुश बैराज या गंगा बैराज। ठीक है, कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2001 में प्रारंभ की गई थी किसान मित्र योजना। 18 जून 2001 में किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 लेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? ऑप्शन है कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक या बिंदुसार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा में जो है मथुरा नगर में कनिष्क का स्तंभ लेख स्थित है। ठीक है, किसका? कनिष्क का, जो कि कुषाण राजवंश का सम्राट था। कनिष्क कौन था? कुषाण राजवंश का सम्राट था और इसका मथुरा नगर में स्तंभ लेख स्थित है। किसका? कनिष्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगरा में दिया सलाई उद्योग केंद्र नहीं है, और जो बरेली, इलाहाबाद, सहारनपुर यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर दिया सलाई बनाने का कारखाना है लेकिन आगरा में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका,
उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ के स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन थे। और स्वामी हरिदास निम्बार्क सखी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? स्वामी हरिदास ने निम्बार्क, वृंदावन में निम्बार्क सखी संप्रदाय जो है क्या है? निम्बार्क सखी संप्रदाय के संस्थापक थे स्वामी हरिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर। कौन सी नहर? शारदा नहर, जो कि पीलीभीत जिले में स्थित है। पीलीभीत में स्थित है शारदा नहर, वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कुल 938 किलोमीटर लंबी है ये नहर। कौन सी? शारदा नहर। आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपका, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन है रामगंगा, भागीरथी, बेतवा या घग्गर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि ललितपुर जिले में है। कहाँ पर है? ललितपुर जिले में है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, और ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला फेमस है। यूपी का अलीगढ़ का ताला फेमस है, ये सभी को पता होगा। अलीगढ़ फेमस है ताला उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान। आपका राइट आंसर है लखनऊ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके डिमांड पे लाए गए थे। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैम 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लाइए, तो मैं 50 प्रश्नों का लाइए। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और सपोर्ट करिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट को मान लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा रहे और आप लोग एग्जाम में सफल हो पाए। ठीक है, तो फिर हमारा प्रयास रहेगा कि हम बहुत अच्छा करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए जो आपके फ्रेंड्स हो उनके पास, और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।